तो देखो बेटा, अगर हमसे पूछा जाए कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम बोथ आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट, तो हमारा आंसर होगा, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, तो कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है तो बोथ आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर है तो उस केस में हमारे जो दोनों है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम, दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर प्रोडक्ट वर्ड लिखा है तो इट मींस ये हमारा है जीडीपी एमपी, मार्केट प्राइस पे, और डोमेस्टिक इनकम, इनकम वर्ड है तो ये हमारा जीडीपी है फैक्टर कॉस्ट पे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक इनकम मतलब फैक्टर कॉस्ट। जो हम 3 मेथड यूज करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तो उसमें आपने ध्यान से अगर पढ़ा हो तो हमें लिखा होता है कैलकुलेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल प्रोडक्ट। तो जब हम वैल्यू एडेड या एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करते हैं तो हमारा आएगा जीडीपी एमपी, तो प्रोडक्ट मींस मार्केट प्राइस पे। और ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाए कैलकुलेट जीएनपी नेशनल प्रोडक्ट, जैसे हमसे यहाँ पूछा गया है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसे अगर नेशनल प्रोडक्ट पूछा जाए तो भी प्रोडक्ट मींस कि हमारा मार्केट प्राइस पे आएगा। और अगर क्वेश्चन में गिवन है डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम के लिए हम यूज करते हैं हमारा इनकम मेथड, और इनकम मेथड में हमारी जो वैल्यू आती है डोमेस्टिक की वो आती है एनडीपी एफसी। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस मार्केट प्राइस पे होगा और इनकम मींस हमारा होगा फैक्टर कॉस्ट पे। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मींस हमारी वैल्यू आएगी मार्केट प्राइस पे, और नेशनल इनकम, इनकम मींस कि हम इनकम मेथड का यूज करेंगे और उस केस में हमारी जो नेशनल इनकम की वैल्यू होगी वो होगी एनएनपी एफसी। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट मींस मार्केट प्राइस पे आएगा, क्योंकि जो वैल्यू एडेड मेथड मतलब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है और मार्केट में अपनी गुड्स सर्विसेज को सेल करता है तो उसमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है और सब्सिडी है उसकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी होती है। ऐसे ही एक्सपेंडिचर मेथड है हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो भी कंज्यूमर है, चाहे वो हाउस होल्ड है, प्रोड्यूसर है, गवर्नमेंट है, तो जब भी एक्सपेंडिचर किया जाता है, खर्चा किया जाता है, तो उसमें भी जो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी की एडजस्टमेंट होती है। तो वैल्यू एडिशन मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उस केस में हमारा आएगा मार्केट प्राइस पे, और डोमेस्टिक इनकम में हमारा आएगा फैक्टर कॉस्ट पे। ऐसे ही अगर आपका नेशनल प्रोडक्ट लिखा है तो आप जो भी आपका वैल्यू एडिशन मेथड अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस केस में आप मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर देंगे। एक्सपेंडिचर मेथड है तो भी आप मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा है कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो चाहे आप कोई भी मेथड यूज करें, नेशनल इनकम मींस हमारी एनएनपी एफसी। तो इट मींस अगर प्रोडक्ट लिखा है तो मार्केट प्राइस और इनकम लिखा है तो फैक्टर कॉस्ट पे। अब एक क्वेश्चन अनुज ने अपना डाउट भेजा था कि जीएनपी क्या है? जीएनपी ग्रोस, एनपी नेशनल प्रोडक्ट। तो अगर आपसे पूछा है कैलकुलेट जीएनपी, तो हम कैलकुलेट कर देंगे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेशनल इनकम मींस सीधा अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल इनकम क्या है, तो नेशनल इनकम मींस एनएनपी एफसी। अब जो हमारा वैल्यू एडिशन मेथड है,
ये हमारा है इनकम मेथड और ये हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड। अब जो वैल्यू एडिशन मेथड है, इसमें एक तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इक्वल टू वैल्यू एडिशन, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू ग्रोस वैल्यू एडिशन। तो वैसे तो आपका ये ठीक है, क्योंकि जिसको हम जीडीपी बोल रहे हैं, जीडीपी वही हमारा इक्वल है जीवीए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू ग्रोस वैल्यू एडिशन। लेकिन अगर इसके साथ लिखा है कि ग्रोस वैल्यू एडिशन ऑफ ऑल द सेक्टर्स, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो जीडीपी है वो इक्वल है ग्रोस वैल्यू एडिशन ऑफ ऑल द सेक्टर्स। ग्रोस वैल्यू एडिशन और जीडीपी सेम थिंग है, लेकिन ग्रोस वैल्यू एडिशन किसी एक सेक्टर का नहीं है। जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका हमारा वैल्यू एडिशन का क्या मेथड है? ग्रोस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मींस एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, कि फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर है, या माइनिंग है, लॉगिंग है, क्वेरिंग है। ऐसे ही ग्रोस वैल्यू एडिशन बाय सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर मींस कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग वर्क जहाँ पे होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पे होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, गैस है, तो ये जो हमारे इंक्लूड होते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। प्लस हम करते हैं ग्रोस वैल्यू एडिशन बाय टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर मतलब जो भी आपकी सर्विसेज है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउस है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, तो वो हमारे इंक्लूड होते हैं टर्शियरी सेक्टर में। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा जीडीपी इक्वल टू ग्रोस वैल्यू एडिशन, कि हमारा जो जीडीपी है वो किसके इक्वल है? ग्रोस वैल्यू एडिशन। लेकिन ग्रोस वैल्यू एडिशन अगर लिखा है एक सेक्टर का, तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जीडीपी हमारा इक्वल है ग्रोस वैल्यू एडिशन ऑफ ऑल द सेक्टर्स, यानी कि तीनों सेक्टर का जब हम वैल्यू एडिशन ऐड कर देंगे तो हमारा किसके इक्वल आएगा? जीडीपी के। अब जो हमारा वैल्यू एडिशन मेथड है, वैसे तो हम अगर हमें थियोरेटिकली एक्सप्लेन करना है तो हम एक्सप्लेन करते हैं ग्रोस वैल्यू एडिशन बाय प्राइमरी सेक्टर, ग्रोस वैल्यू एडिशन बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रोस वैल्यू एडिशन बाय सेकेंडरी सेक्टर, ग्रोस वैल्यू एडिशन बाय टर्शियरी सेक्टर। लेकिन इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उस केस में हम क्या करते हैं? आउटपुट। आपसे पूछा जा सकता है आउटपुट क्या है, तो आउटपुट हमारा इक्वल होता है सेल्स के, और आउटपुट हमारा इक्वल होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के। अगर प्रोड्यूसर ने जितना भी माल प्रोड्यूस किया सारा का सारा सेल कर दिया, तो आउटपुट हमारा इक्वल है सेल्स के। लेकिन अगर प्रोड्यूसर ने जितना भी जो प्रोड्यूस है, जितना प्रोडक्शन किया उसने गुड्स और सर्विसेज का, अगर उसके पास गुड्स का स्टॉक बच जाए, तो उस केस में हमारा जो आउटपुट है वो किसके इक्वल होगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के। और वैल्यू एडिशन का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए कि वैल्यू एडिशन क्या है, तो वैल्यू एडिशन हमारा है आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट परचेज। तो आउटपुट और वैल्यू एडिशन दोनों में डिफरेंस है। आउटपुट क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आउटपुट हमारा क्या है? सेल्स। अगर सारा के सारे गुड्स प्रोड्यूसर ने सेल कर दी तो आउटपुट हमारा सेल्स के इक्वल है। लेकिन अगर कुछ स्टॉक प्रोड्यूसर के पास बच जाए, क्लोजिंग स्टॉक उसके पास है, तो उस केस में हमारा जो आउटपुट है उसकी वैल्यू होगी आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मींस क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस है। हम प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक को।
तो आउटपुट और वैल्यू एडिशन में डिफरेंस है। वैल्यू एडिशन क्या है? आउटपुट यानी कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट परचेज। अब इंटरमीडिएट परचेज क्या है? इंटरमीडिएट परचेज ये है नॉन फैक्टर परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट। परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट मींस फैक्टर कौन कौन से हैं? देयर आर 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें इंटरमीडिएट परचेज मींस मेनली हम इसमें इंक्लूड करते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं कि इसमें से इंटरमीडिएट परचेज क्या है, कि फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ ट्रैक्टर या फिर ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस, तो उस केस में हमारा इंटरमीडिएट परचेज है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ओनली। प्रोड्यूसर जो भी मशीन परचेज करे, कोई ट्रैक्टर परचेज करे, कोई सोफा सेट परचेज करे, तो वो उसकी फिक्स्ड एसेट है। तो इंटरमीडिएट परचेज क्या है? परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। चेंज इन स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस है। अब जो भी हम वैल्यू एडिशन मेथड, जब भी हम न्यूमेरिकली इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम लिखते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट परचेज। जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो प्रोडक्ट वर्ड है इसलिए किस पे आया? मार्केट प्राइस पे। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि जीडीपी एमपी में क्या इंक्लूड है, तो इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, क्योंकि ये जी है, जी मींस ग्रोस, ग्रोस मींस डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डेप्रिसिएशन किसमें इंक्लूड है, और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं कि एक आपका है जीएनपी, एक आपका है एनएनपी, एक आपका है एनडीपी और एक आपका है एनडीपी एट एमपी। तो हमें ये देखना है कि डेप्रिसिएशन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे ये 3 एक तरह से लेटर है, जी एनपी एमपी, एन डी है जीडीपी एमपी, जी एनपी एफसी। ये फर्स्ट डेप्रिसिएशन के केस में हमें इन फर्स्ट लेटर को देखना है। तो डेप्रिसिएशन किसका पार्ट है? ये एन है, इट मींस इसका नहीं है। ये एन है, इट मींस इसका भी नहीं है। यहाँ भी एन है, इट मींस इसका भी नहीं है। तो किसका पार्ट है डेप्रिसिएशन? जी का, जीएनपी। ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किसका पार्ट है? डोमेस्टिक का है, नेशनल का है? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम ऐड करते हैं डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। क्योंकि जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जहां तक हमारा ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या इंक्लूड है? जो पहले हमने जितनी भी आइटम्स लिए हैं वो। तो क्या जो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या वो हमारे डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है? नहीं। नेट फैक्टर इनकम हमारा किसका पार्ट है? नेशनल इनकम का, नेशनल प्रोडक्ट का, नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम का। क्योंकि जब भी हम डोमेस्टिक को कन्वर्ट करते हैं नेशनल में, तो उस टाइम हम ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किसका पार्ट है? एमपी का, एफसी का? तो जब हम मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं
तो हम माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पहली बात, तो जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जब भी हम एडजस्टमेंट करते हैं तो हम जो डायरेक्ट टैक्सेस है उनको कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस मींस जो गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं, जिसके बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है ऑन अदर्स। फॉर एग्जांपल जैसे जीएसटी। तो मार्केट प्राइस में तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की एडजस्टमेंट है, यानी कि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है किसका पार्ट है, मार्केट प्राइस का, फैक्टर कॉस्ट का पार्ट नहीं है। क्योंकि जब भी हम मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करते हैं फैक्टर कॉस्ट में तो हम माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का डिफरेंस। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का डिफरेंस है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो फर्स्ट जो जी और एन ये आपको चेक करना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो आपको ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक का पार्ट नहीं है, किसका पार्ट है, नेशनल का पार्ट है। क्योंकि जब हम ये डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की कोई ट्रांजैक्शन हम नहीं करते। डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के बाद हम उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, किसका डिफरेंस है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डिफरेंस है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जैसे ही नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है तो नेट मींस किसका डिफरेंस है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का। ऐसे ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि नेट वर्ड लग गया तो किसका डिफरेंस है ये, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब अगर हमें डोमेस्टिक और नेशनल में कन्वर्ट करना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तो हम ऐड कर देंगे, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है तो टू को हम लेस करते हैं। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हम लेस करते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो उसको हम लेस कर देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल इनकम, तो चाहे आप कोई भी मेथड यूज करें, चाहे वैल्यू एडिशन यूज करें, चाहे आप इनकम मेथड यूज करें, चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड यूज करें, अगर नेशनल इनकम लिखा है तो तीनों ही केस में आप कैलकुलेट करेंगे एनएनपी एफसी। या फिर आपको गिवन होगा कि आप कैलकुलेट करो जीएनपी एमपी या फिर जीएनपी एफसी। कुछ भी नहीं गिवन है, सिर्फ ये बोला गया है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो इट मींस आपकी नेशनल इनकम हमेशा होती है एनएनपी एफसी। अब एक क्वेश्चन आपका नेशनल इनकम से ये भी पूछा जा सकता है कि which is the better index of social welfare, which is the better index of social welfare, national income, net national income, real national income या real per capita income, all of these। तो इस केस में जहां पे रियल वर्ड होगा, हमने कल भी अपनी क्लास में किया था कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में से कौन सा बेटर इंडेक्स है, रियल जीडीपी। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल इनकम में विच इज द बेटर इंडेक्स, तो रियल, चाहे रियल नेशनल इनकम लिखा हो या रियल पर कैपिटा इनकम लिखा हो, क्योंकि नॉमिनल नेशनल इनकम के केस में हो सकता है कि नेशनल इनकम इंक्रीज हुई हो सिर्फ प्राइस की वजह से, लेकिन रियल वर्ड है तो इट मींस प्राइस को हम कांस्टेंट मानते हैं, चाहे रियल जीडीपी हो चाहे रियल नेशनल इनकम हो। तो रियल नेशनल इनकम या रियल पर कैपिटा इनकम अगर इंक्रीज हुई है तो इट मींस प्राइस तो कांस्टेंट थे, एक्चुअल में
जो गुड्स और सर्विसेज है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, एक्चुअल में इनकम इंक्रीज हुई है। तो अगर वैल्यू एडिशन मेथड है तो थ्योरेटिकल तो हम लिखेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय टर्शियरी सेक्टर। लेकिन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू जीडीपी एमपी। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सपोर्ट जो है वो किसका पार्ट है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, डोमेस्टिक का या नेशनल का, डोमेस्टिक का। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वैसे तो वैल्यू एडिशन में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो सेल्स है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, डोमेस्टिक सेल प्लस में एक्सपोर्ट। ऐसे ही जो हमारा ये इंटरमीडिएट परचेज है इसको भी हम अज्यूम करके चलते हैं कि इंटरमीडिएट परचेज जो है ये हमारी है डोमेस्टिक, परचेज है ये भी हमारी क्या है, डोमेस्टिक परचेज, डोमेस्टिक परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट, नॉन फैक्टर इनपुट, फैक्टर इनपुट नहीं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, नॉन फैक्टर इनपुट, डोमेस्टिक परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट प्लस में इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट। तो इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और हमारा जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें भी अगर आपको ध्यान हो तो उसमें भी जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें हमारा पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी कि नेट एक्सपोर्ट। और इन सभी को हम ऐड कर दें तो हमारा आ जाता है जीडीपी एमपी। तो यानी कि नेट एक्सपोर्ट मींस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हमारा किसका कंपोनेंट है, डोमेस्टिक का या नेशनल का, डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक, क्योंकि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसको ऐड करने के बाद ही हमारा जीडीपी एमपी आएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसका पार्ट है, डोमेस्टिक या नेशनल, तो डोमेस्टिक का। ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है कि आपके तीन ही मेथड हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। तो वैल्यू एडिशन में जीडीपी एमपी कहां तक आ रहा है, ये जो आपके कंपोनेंट्स है डोमेस्टिक का पार्ट है, ये भी जो पार्ट है एक्सपेंडिचर मेथड के ये किसके हैं, डोमेस्टिक के। और अगर पूछा जाए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो वो हमारा किसका पार्ट है, नेशनल का। तो ये जीडीपी एमपी के बाद या तो आपसे पूछा जाएगा कि कैलकुलेट जीएनपी एमपी या फिर एनएनपी एमपी। नेशनल इनकम पूछा है तो आपको एनएनपी एफसी तक इसको कैलकुलेट करना है। सेकंड हमारा जो मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड में हमारा पहला कंपोनेंट क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मैंने पहले भी आपको बताया है कई बार कि इसके चार पार्ट है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, रिटायरमेंट पेंशन, ध्यान रखना है ओल्ड एज पेंशन डोमेस्टिक या नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। रिटायरमेंट पेंशन, क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन तो काम करने के बदले में जो पेंशन मिलेगी रिटायर होने के बाद, तो ये काम करने के बदले में मिल रही है रिटायरमेंट पेंशन, इसीलिए ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के चार कंपोनेंट है इसके, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, कि काम करने के बदले आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको रेंट फ्री हाउस मिल जाए, आपको आने जाने के लिए गाड़ी मिल जाए फ्री में, रिटायरमेंट पेंशन, प्लस में फोर्थ जो है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय नहीं है ये, एम्प्लॉयर, क्योंकि जो पीएफ में जो कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय, वो उसकी जो उसको वेजेस और सैलरी मिलती है कैश, इसी का पार्ट है, इसी में से वो पे करता है।
तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय को हम किसी भी केस में इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि वो इसी का पार्ट है। लेकिन सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ये जितना परसेंटेज आपकी सैलरी में से काटा जाता है पीएफ में ट्रांसफर करने के लिए, उतना ही पार्ट जो एम्प्लॉयर है, जो ओनर है, जो मालिक है, उसके द्वारा पे किया जाता है। तो ये वेजेस एंड सैलरी इन कैश, काइंड और रिटायरमेंट पेंशन के अलावा है, इसीलिए इसको हम ऐड करते हैं। अब अगर वेजेस एंड सैलरी गिवन है, वेजेस एंड सैलरी, तो इट मींस हमें अलग से चार जो बाकी के 3 कंपोनेंट है ये ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हमें वर्ड गिवन है कंपनसेशन, तो कंपनसेशन मींस कि सारी चीजें इसमें ऑलरेडी ऐड है। हम अलग से जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है वो अलग से हमें लेने की जरूरत नहीं है। और इस केस में भी अगर आपको गिवन है कि यूनिफॉर्म प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, तो यूनिफॉर्म हमारे कंपनसेशन का पार्ट नहीं है। कि जैसे हॉस्पिटल्स में नर्सिस को यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराई जाती है, तो वो कंपनसेशन का पार्ट नहीं है, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है हॉस्पिटल का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का। क्योंकि जो भी यूनिफॉर्म होती है वो कोई भी एम्प्लॉय अपने काम के टाइम पे पहनता है। तो अगर यूनिफॉर्म लिखी है, यूनिफॉर्म ऑफ नर्सेस प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल या यूनिफॉर्म प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, तो वो काम करने के लिए सिर्फ काम के जो आवर्स हैं उसी में एम्प्लॉय यूज करता है, तो वो हमारे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट नहीं है, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है इंस्टीट्यूशन का, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसमें कंपनसेशन के बाद हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है वो हमारा है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में हम 3 चीजें इंक्लूड करते हैं। देखो हमारे 4 फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लेबर हमारा आ गया, लेबर को क्या मिलेगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बाकी के 3 हमारे कंपोनेंट हैं, जो फैक्टर हैं, कौन कौन से हैं? लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड को मिलेगा रेंट, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप को मिलेगा प्रॉफिट। तो इन तीनों को कंबाइन, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, तीनों को मिला के हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर हमने ऑपरेटिंग सरप्लस को इंक्लूड कर लिया तो इनको हम अलग से कंसीडर नहीं करेंगे। और इसमें हम रेंट के साथ रॉयल्टी को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि रॉयल्टी भी किसी ने भी कोई म्यूजिक या कोई सॉफ्टवेयर ऐसी कोई चीज बनाई है तो उसको यूज करने के लिए जो भी हम पे करते हैं लाइसेंस के लिए, तो वो रॉयल्टी है। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अगर हमने ऑपरेटिंग सरप्लस ले लिया तो हम इन तीनों को अलग से कंसीडर नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो ही हम रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को लेंगे। और रेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है, imputed rent of self occupied house. Imputed rent means estimated value. Imputed rent of self occupied house. तो क्या हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं? करते हैं। जिस घर में आप रहते हो, आपका अपना घर है, तो उसकी वैल्यू को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू मींस अगर जिस घर में आप रहते हो उस घर को आप रेंट पे दो तो आपको कितना रेंट मिलेगा, या वैसा ही घर अगर आप रेंट पे लेते हो तो आप कितना पे करोगे, तो वो उसकी जो इम्प्यूटेड वैल्यू है, जो एस्टिमेटेड वैल्यू, उसको हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज आल्सो इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब हम देखते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट के भी 3 कंपोनेंट है। किसी भी कंपनी को, कॉर्पोरेट को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सारे के सारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। प्रॉफिट में एक होता है डिविडेंड। डिविडेंड मींस जो हिस्सा वो डिवाइड करेगा या जो हिस्सा उसने डिवाइड कर दिया, प्रॉफिट का जो हिस्सा उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कंपनी ने, वो क्या है? डिविडेंड। अब जो बिजनेसमैन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसी प्रॉफिट में से टैक्स पे करती है, तो दूसरा पार्ट हो गया कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि जो भी वो टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को कंपनी, वो किसमें से होगा? प्रॉफिट का पार्ट है। प्लस में इस प्रॉफिट में से कुछ तो वो कॉर्पोरेट टैक्स पे कर देगी, डिविडेंड दे देगी, कुछ हिस्सा वो अपने बिजनेस में रखती है ताकि फ्यूचर में इनकेस अगर कोई भी जरूरत पड़ जाए तो कुछ हिस्सा ऑर्गेनाइजेशन के पास भी होना चाहिए। तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट वो अपने ही इंस्टीट्यूशन में रख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो अगर हमने प्रॉफिट को कंसीडर कर लिया तो इन तीनों को हम अलग से कंसीडर नहीं करेंगे।
अगर ये पूछ ले कि प्रॉफिट के कंपोनेंट कौन से हैं, तो डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी आप इसको बोल सकते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि जो प्रॉफिट बिजनेस में ही रख लिया, जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। अब इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो भी टैक्सेस है, क्या टैक्स को हम इंक्लूड करते हैं टू एस्टिमेट नेशनल इनकम? तो टैक्स हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे जो डायरेक्ट टैक्स है वो तो हम इसमें इंक्लूड ही नहीं करते, जो इनकम टैक्स है। लेकिन वैसे भी जो टैक्स पे करेगा वो एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से ही करता है, वेजेस एंड सैलरी में से ही पे करता है। लेकिन अगर कोई भी टैक्स आपसे पूछा जाए, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स है, वैसे हम ये कहेंगे कि इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स से ऑलरेडी हम प्रॉफिट ऐड कर चुके हैं। लेकिन आप आंसर में आप ये एक्सप्लेन करोगे कि टैक्स चाहे कोई भी आपसे पूछा जाए, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि टैक्स क्या है? ट्रांसफर पेमेंट है बाय इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस टू गवर्नमेंट, एक तरफा भुगतान है। बदले में डायरेक्टली किसी भी इंडिविजुअल को या कॉर्पोरेट को